इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहां पर रेप्टेलिया और फ्यूमी बात कर रहे होते हैं। रेप्टेलिया बताती है कि उनके क्लैन में सभी डेमी ह्यूमन बच्चे 4 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं दूसरे ह्यूमंस के मुकाबले में, और उनकी एज ऐसे ही बढ़ती है। अब यहाँ ये लोग किंग के पास आए हुए थे और किंग इनको रिवॉर्ड दे रहे थे क्योंकि इन्होंने मॉन्स्टर की वेव को क्लियर कर लिया था। किंग मोटोयासो को 4,000 कॉइन्स, जबकि इत्सुकी और रैन को 3-3 हज़ार कॉइन्स देते हैं। और जब कॉइन्स देने की बारी फ्यूमी को आती है तो वो 500 देने लगते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, इसको अब ये भी नहीं मिलने चाहिए क्योंकि ये मोटो से हार चुका था। तो ये बात सुनकर फ्यूमी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इत्सुकी और रैन कहते हैं नहीं, फ्यूमी नहीं आ रहा था, बल्कि माइनी ने उसमें चीटिंग की थी और जानबूझकर उसने व्यूमे के ऊपर अटैक करके उसको हरवाया था। इधर माइनी इस बात से मना कर देती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। किंग जो इसके फादर थे वो भी कहते हैं कि हाँ, माइनी सही कह रही है। तो फ्यूमी आगे बढ़ने लगता है, मगर रेप्टेलिया उसको रोक देती है और कहती है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। रेप्टेलिया की ये बात सुनकर फ्यूमी भी वहाँ से वापस आ जाता है और ये लोग उसी मर्चेंट के पास से आते हैं जहाँ पर रेप्टेलिया से बाई किया था। तो ये अब रेप्टेलिया के ऊपर वहीं कर्स साइन दोबारा से बनवा रहा था, क्योंकि अगर कर्स साइन होगा तो रेप्टेलिया के स्टेटस और उसके स्टैट्स के बारे में फ्यूमी को पता लगता रहेगा। अब ये लोग वहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन फिर मर्चेंट उनको एक और तरह के एग्स दिखाता है जो कि स्पेशल टाइप के बर्ड्स के एग्स होते हैं। वो उनको बताता है कि ये दरअसल वो बर्ड्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और इनको ये बर्ड्स विलेज में भी दिखे थे। उसकी ये बात सुनकर फ्यूमी भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है उन एग्स को बाय करने में, और वो सोचता है क्यों ना मैं इस एग्स को बाय कर लूँ जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फिर ये लोग एक मेडिसिन की ब्रांच में आते हैं जहाँ पर फ्यूमी को एक बुक चाहिए थी मेडिसिन के बारे में, लेकिन वहाँ का जो ओनर होता है वो फ्यूमी को वो बुक फ्री में ही दे देता है क्योंकि उसको पता लग चुका था कि जिस विलेज में उसका रिलेटिव रहता था वहाँ पर शील्ड हीरो ने ही ज़्यादातर लोगों को बचाया है, इसीलिए वो ये बुक फ्यूमी को फ्री में देने की बात करता है। फ्यूमी ये किताब पढ़ता है तो उसको ये लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो फिर यहाँ से वापस चले आते हैं। और तो अभी उनको एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिलती है जहाँ पर वो उनकी दुकान में जाते हैं। तो वो बूढ़ी औरत उसको एक क्रिम्सन वॉर देती है जो कि फ्यूमी के काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उसी विलेज में वहाँ पर उस बूढ़ी औरत के भी कुछ रिलेटिव्स रहते थे, इसीलिए फ्यूमी भी ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर जब वो किताब खोलकर देखता है तो इसके अंदर भी वही सब कुछ लिखा हुआ था, यानी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो रेप्टेलिया कहती है कि हम मिलकर इस लैंग्वेज को सीखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वेव आने में अभी थोड़े महीने बाकी हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है। तो फ्यूमी भी ये किताब सीखने के बारे में ठान लेता है और कहता है मैं इस लैंग्वेज को सीखूंगा और पावरफुल स्पेल्स भी सीखूंगा। फिर ये लोग उसी किंगडम में रुक जाते हैं और अगली सुबह ही वो एग हैच हो जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बर्ड बाहर निकलता है जो कि उसी वक्त ही चलने लगता है और जाकर फ्यूमी के सर के ऊपर बैठ जाता है। और फिर फ्यूमी इसका नाम फायू रख देता है। वो बर्ड अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था और कुछ ही हफ्तों में उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और फ्यूमी भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बर्ड उनके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब यहाँ पर ये लोग एक उसी विलेज में रुके थे कि तभी वहाँ पर मोटोयासु आ जाता है और उसके साथ माइनी भी आई हुई थी। माइनी ने सारे विलेजर्स को इकट्ठा किया और वो उनको कह रही थी कि किंग का ऑर्डर है कि अब से मोटोयासु इस विलेज का लॉर्ड है और सभी के सभी डिसीजन मोटोयासु ही करेगा। अब हम क्योंकि गांव को डेवलप करेंगे इसीलिए आप लोगों को हमें भारी टैक्सेस पे करने होंगे, और कोई बंदा अगर गांव के बाहर जाएगा या गांव के अंदर आएगा तो उसको इस पर भी टैक्स देना होगा और गांव में रहने के लिए भी तुम लोगों को टैक्स पे करना होगा। विलेजर्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए भी सही तरह से पैसे नहीं हैं और ये लोग इतने टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन माइनी कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ पर फ्यूमी आता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और माइनी को एक स्क्रॉल देते हैं। माइनी वो स्क्रॉल पढ़ती है और गुस्से से कहती है फ्यूमी मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, जो भी चैलेंज को जीता तो ये विलेज उसका। गांव के लोग कहने लगते हैं कि प्लीज़ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, मगर फ्यूमी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन फैमी वो तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो कहता है कि चलो अब रेस करनी ही पड़ेगी। इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर मोटोयासु और फ्यूमी रेस कर रहे थे और इधर इनकी रेस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। फ्यूमी और फाइमो उसको काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर सोल्जर्स उसकी जीत को देख नहीं पा रहे थे और माइनी के कहने पर वो वहाँ पर उनके सामने रुकावटें पैदा करने लगते हैं। कभी वो होल बना रहे थे तो कभी उनके ऊपर मैजिक कास्ट करके उनकी स्पीड को स्लो कर
कर रहे थे। उन्होंने फीमी और फाइलो की स्पीड को भी स्लो कर दिया था, लेकिन फिर भी अब वो हार मानने को तैयार नहीं थे। फाइमी अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा रफ्तार को चलने के लिए कहता है और वो अपनी स्पिरिचुअल शील्ड भी इस्तेमाल करता है जहाँ जहाँ पर वो गड्ढे कर रहे थे। इधर फ्यूमी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे वो, और उसके बर्ड ये रेस जीत जाते हैं। लेकिन तभी माइनी कहती है कि तुम लोगों ने ज़रूर कोई चीटिंग की है, क्योंकि रेस के दौरान ही तुम्हारे बर्ड का साइज़ डबल हो चुका था, और ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुमने ज़रूर ही किसी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया है ताकि तुम इस रेस को जीत पाओ। तभी वो सोल्जर्स जो स्क्रोल्स लेकर आए थे वो कहते हैं कि यहाँ यहाँ पर मैजिक का तो इस्तेमाल हुआ है। तो माइनी कहती है ज़रूर ये इसी ने मैजिक का इस्तेमाल किया होगा, मगर वो कहते हैं नहीं, फीमी ने तो सिर्फ हीलिंग मैजिक और सपोर्टिव मैजिक का इस्तेमाल किया है, बल्कि मैजिक चीटिंग का इस्तेमाल करने वाले तुम लोग हो। अब माइनी यहाँ पर कुछ नहीं कह सकती, तो इसीलिए वो कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें ये विलेज नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर ये लोग जीत चुके थे, तो वो सारे विलेजर फ़हीमी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन नो, फ़हीमी कहता है कि नहीं, आप लोगों की मैंने मदद की है तो आप लोगों को मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। तो एक आदमी कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको रिवॉर्ड दे सकें। तभी यहाँ पर फ़ेमो को एक बग्गी दिखती है, जिसको देखकर वो कहता है कि हाँ, ये रिवॉर्ड अच्छा है, हमें ये ले लेना चाहिए। तो फ़हीमी भी इसके बारे में बात करता है, तो वो उसकी बात मान जाते हैं और फ़हीमी को ये बग्गी दे देते हैं। अब ये लोग यहाँ से उस किसी और विलेज की तरफ जा रहे थे और उसको याद आता है कि इसके पास तो हीरो का टोकन है, मतलब किसी भी विलेज में जाने के लिए इसी को कोई फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है, और वो फिर अपना ये ट्रांसपोर्टिव बिजनेस भी शुरू कर सकता है। इस तरह से वो फिर लोगों को इधर से उधर ले जाकर पैसे कमा सकता है। मगर तभी कार्ट में पहली दफ़ा बैठने की वजह से रेप्टेलिया की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी बग्गी के अंदर नहीं बैठी थी। इसलिए अब चलते चलते वहाँ पर रात का समय भी हो चुका था, तो ये लोग वहीं पर स्टे करने का सोचते हैं और यहाँ पर रेप्टेलिया और फ्यूमी सो जाते हैं। मगर जैसे ही फ्यूमी की जाग होती है तो उसके सामने एक लड़की सोई हुई थी, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन है, ये कहाँ से आई है। और फिर उनको पता लगता है कि ये तो फ़ाइमो है, जो कि ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये लोग फिर उस ब्लैकस्मिथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस बच्ची के लिए कोई कपड़े दे दो। उस ब्लैकस्मिथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था तब, मगर फ़ाइमो अपने बर्ड वाले रूप में आकर उसको दिखाती है कि मैं बर्ड हूँ। फिर ये सभी उस मर्चेंट के पास जाते हैं जहाँ से उसने फ़ाइमो को लिया था, और फिर मर्चेंट बताता है कि ये अपनी स्पीशीज़ की स्पेशल बर्ड है जो कि ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसके बाद वो उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, जिसके लिए वो फिर फ्यूमी के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये लोग फिर मर्चेंट से उसके क्लॉथ्स के बारे में पूछते हैं, तो मर्चेंट कहता है कि तुम्हें किसी और टेलर शेप के बारे में बताता हूँ, तुम वहाँ जाओ। तो ये लोग उसी टेलर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर वो उनको कहती है कि मैं इसके कपड़े तो बना दूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे मैजिकल थ्रेड की ज़रूरत होगी, इसीलिए तुम लोग मुझे मेडिकल थ्रेड ला कर दो। फिर फ्यूमी मैजिकल थ्रेड लेने के लिए शॉप पर आता है, मगर उनको पता लगता है कि उस लेडी के पास वो मैजिकल थ्रेड ख़त्म हो चुका है, और वो उनको कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए कहती है। मगर ये लोग ज़्यादा देर इस विलेज में नहीं रुक सकते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि हम कभी बाद में आपसे वो ले जाएंगे। अब ये लोग किसी और विलेज की तरफ जा रहे थे, और उस रास्ते में फ्यूमी को एक आदमी भागते हुए दिखता है, तो वो उसको बढ़िया मौका लगता है, इसलिए वो उसको बुलाता है और कहता है तुम मुझे सिर्फ एक कॉइन दे देना, मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारे विलेज में पहुंचा दूंगा। मगर वो कहता है मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और मैं अपनी मदर के लिए दवाई लेकर जा रहा हूं, और मुझे जल्दी से जल्दी मेरे घर तक पहुंचना होगा। इसलिए फ्यूमी इसको कहता है चलो ठीक है, आ जाओ, तुम मुझे सिर्फ खाने के लिए ही कुछ दे देना। और वो फिर बग्गी को डीअटैच कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द उसके घर तक पहुंच सकें। इसीलिए वो फिर फ़ाइमो को भी भगा देता है। रास्ते में गार्ड जब देखते हैं तो फ्यूमी उसकी तरफ अपना टोकन फेंक देता है। वो गार्ड समझ जाता है कि फ्यूमी एक हीरो है। अब ये लोग अब उस आदमी के घर की तरफ जाने लगते हैं, और जैसे ही वो उस घर की तरफ पहुंचते हैं तो फिर फ्यूमी देखता है उसकी मदर वाकई में बीमार है। फिर फ्यूमी वो मेडिसिन लेता है और उसको अपनी शील्ड की पावर से इन्हेंस कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी थी। अब जैसे ही वो लेडी उस मेडिसिन को लेती है तो वो एक बार में ही ठीक हो जाती है, और आदमी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और खुश था। अब जब फ्यूमी वापस जाने लगता है तो वो आदमी एक बैग में काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल भर कर फ्यूमी को एक गिफ्ट के तौर में दे देता है। फ्यूमी भी उसको ले लेता है और फिर वो यहाँ से जाने लगता है, और वो फिर रास्ते में अपने इसी काम के बारे में सोचने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका ये काम चलने लगता है। वो लोगों को लिफ्ट देता था, उनकी मदद करता था, जिसके बदले में लोग भी उसके लिए कुछ काम कर देते थे या फिर उसको कोई सामान दे देते थे।
थे। और ऐसे ही करते करते एक रोज़ एक मर्चेंट उसके गार्ड पर बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे में काफ़ी बातें सुनी है और मुझे लगता है कि तुम वाकई में अच्छे इंसान हो, मगर रास्ते में कुछ लुटेरे थे। और वो फिर उनको उतरने के लिए कहते हैं और कहते हैं जो भी सामान तुम्हारे पास है हमें दे दो। फ्यूमी नीचे आता है उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन उससे पहले रेप्टेलिया आती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लेकिन रेप्टेलिया कुछ करती उससे पहले ही फाइमो अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती है और उन लुटेरों को पकड़ लेती है, और फिर वो उनको हरा चुकी थी। इधर मर्चेंट आगे आता है और कहता है कि हमें अब इसको लोकल सोल्जर्स के हवाले कर देना चाहिए ताकि इनको कानून के मुताबिक कोई सज़ा मिल सके। फ्यूमी को भी यह आइडिया बड़ा अच्छा लगता है और इसीलिए वो उनको लोकल सोल्जर्स को देने की बात करता है। वो आदमी कहता है हाँ हाँ, तुम हमें लोकल सोल्जर्स को दे दो और हम जल्द ही वहाँ से छूट आएंगे। और वैसे भी तुम शील्ड हीरो हो ना, तुम्हारी इमेज तो वैसे भी अच्छी नहीं, इसीलिए तुम पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। ये सुनकर नाव फ्यूमी उन चोरों के ही अड्डे पे आ जाता है और फिर जितना भी सामान उन्होंने चुराया था वो सारा सामान उनसे खुद ही चुराने लगता है। ये देखकर एप्टेरिया कहती है हम तो चोरों के घर में चोरी कर रहे हैं, ये कैसी बात हुई। मगर मर्चेंट कहता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं, ये सही बात है। और ये सुनकर फ्यूमी कहता है मैं तुम्हारी बातों से काम नहीं चलाने वाला, मैंने तुम्हें लुटेरों से बचाया है, इसीलिए तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो वो मर्चेंट कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगा, कॉइन से भी ज़्यादा, और वो चीज़ होने वाली है, मैं तुम्हें वो नॉलेज दूंगा। फिर वो उसको अपने घर ले आता है, उसको वो जेम स्टोन के बारे में बताता है और फिर उसको जेम स्टोन्स को रिफ़ाइन करने के बारे में भी वो सिखाता है, जिससे अब फ्यूमी भी जेम स्टोन्स को बना सकता है और उनको रिफ़ाइन भी कर सकता है। इसी तरह वो काफ़ी टाइम उस मर्चेंट के साथ गुजारने लगता है और फिर वो उसको पता लगता है कि मोटोयासु ने एक विलेज को बचाया। दरअसल वो विलेज भूख से तड़प रहा था और वहाँ पर कोई फसल ग्रो नहीं कर रही थी, इसीलिए मोटोयासु ने एक नई तरह की फसल को ढूंढा जिसकी वजह से वो फसल हर मौसम में ग्रो कर सकती है। मोटोयासु की ये बात सुनते हुए फ्यूमी को समझ आ जाता है कि ये सब झूठ है। दरअसल माइनी प्रिंसेस है और वो मोटोयासु को पसंद करती है। उसके फादर ने ही ये सब कुछ किया है ताकि वो मोटोयासु की रेपुटेशन को बढ़ा सके। और फिर उसको रियान के बारे में पता लगता है कि वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है खुद को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए। और इट्सुकी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो एक मिस्टीरियस डंजन में गया था, उसके बाद से उसकी कोई भी खबर देखने को नहीं मिली थी। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो फिर यहाँ से जाने की बात करता है, तो मर्चेंट भी उसको अलविदा करने के लिए रेडी था। वो एक दूसरे को बाय कहते हैं और फिर मर्चेंट उसको एक लेटर देता है और कहता है अगर तुम चाहो तो यहाँ से पास की माइन में जा सकते हो, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, तुम उसको ये लेटर दिखा देना, वो तुमको कुछ जेमस्टोन प्रोवाइड कर देगा। फ्यूमी भी ऐसा करता है और वो उस माइन की तरफ चला जाता है। वहाँ पर वो ख़त जब एक आदमी को दिखाता है तो वो आदमी कहता है ठीक है, हम माइनिंग कर रहे हैं और अगर तुम्हें कोई भी जेम पसंद आए तो तुम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अब फ्यूमी ने उस लेडी को ले लिया था जो कि मैजिकल थ्रेड बेचती थी। दरअसल मैजिकल थ्रेड भी एक जेम स्टोन से ही बनते थे, इसीलिए वो उसको लाया था ताकि वो उस तरह के जेम स्टोन ले सकें। और ये सब उसी माइन की तरफ जाने लगते हैं। वो माइन की तरफ अंदर जाते हैं तो उनको एक संदूक दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। फिर फाइमो किसी और तरफ इशारा करती है और उनको उसी तरफ जाने के लिए कहती है, तो ये लोग भी उसी तरफ जाते हैं। वो लोग जब अंदर एंटर होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जेमस्टोन्स दिखाई देते हैं। मगर वहाँ पर एक ख़तरा था क्योंकि वहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट उन जेमस्टोन की रखवाली कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। ये लोग कोशिश करते हैं कि वो मैजिकल बीस्ट ना जागे, मगर वो जाग जाता है, इसीलिए रेप्टेलिया उस मैजिकल बीस्ट से फाइट करने लगती है। और फाइमो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही थी और वो लेडी भी अपनी मैजिकल स्पेल्स उसके ऊपर यूज़ कर रही थी, मगर इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। और अब हम देखते हैं कि उस मैजिकल बीस्ट ने फ्यूमी के ऊपर अटैक कर दिया था, तो फ्यूमी भी अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक रहा था। इधर पीछे से रेप्टेलिया जाती है ताकि वो स्टेल्थ अटैक उसके ऊपर कर पाए, मगर वो बीस्ट बारीक आवाज़ सुन लेता है और वो फिर रेप्टेलिया के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेप्टेलिया को भी इंजरी आ जाती है। टेलिया थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पर नाउ फ्यूमी को समझ आ चुका था कि ये जो मॉन्स्टर है इसको आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है, चाहे वो बहुत बारीक आवाज़ भी हो। इसलिए वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ और डेंस आवाज़ को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर
की मौत हो जाती है, उनके कान के पर्दे ही फट जाते हैं। इनको ये वो क्रिस्टल भी मिल जाता है, जिसके बाद फेमो अब वो उन थ्रेड्स को रिफ़ाइन कर रही थी। उसको ये थ्रेड खुद रिफ़ाइन करने थे, क्योंकि इससे वो थ्रेड उसकी माना एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वो उसके साथ हमेशा से कनेक्टेड रहेंगे। इसीलिए अब फेमो वो रिफ़ाइन कर लेती है। ये लोग फिर उस टेलर के पास जाते हैं और वो टेलर फेमो के लिए खूबसूरत सा ड्रेस भी बनाकर दे देती है। फेमो ये ड्रेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर यहाँ पर फ्यूमी तो ये देखकर खुश था कि अब उसको और ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ये जब वापस आते हैं तो वो मर्चेंट फिर फ्यूमी को एक टास्क देता है और उसको कहता है कि ये कुछ मेडिसिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुम्हें एक गाँव में लेकर जाना होगा। फ्यूमी उस विलेज में जाता है और उसको पता लगता है कि यहाँ पर एक डीमन ट्री ग्रो हो चुका है, जिसका कि कोर पॉइंट उसका ही सीड है और इसी वजह से वो डीमन ट्री अब यहाँ पर हटाना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरर्स भी गए हैं उस कोर पॉइंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन कोई भी वो नहीं कर पाया। फेमो जाकर उन एडवेंचरर्स को वापस ले आती है और कहती है, तुम लोग जब उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते थे तो उधर जाने की तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी। लोग समझ जाते हैं कि ये शील्ड हीरो है जिसके बारे में हमने सुना है, और इसीलिए वो फिर फ्यूमी को कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी इस डीमन ट्री से जान बचा लें। आप एक हीरो हैं और प्लीज़ हम इसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी देंगे। इधर फेमो वो मेडिसिन उन बंदों को देता है जिसके लिए उस एडवेंचर ने भेजा था। इसीलिए अब वो उनकी पावर को भी एनहेंस करके वो मेडिसिन बंदों को पिला देता है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। विलेजर्स तैयार थे कि वो फ्यूमी को एक रकम भी अदा करेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए फ्यूमी भी उस कोर पॉइंट की तरफ आ जाता है और वहाँ पर वो कुछ सोचता है और फिर वो वही मेडिसिन जो मर्चेंट ने उसको दी थी वो उसी के ही सीड्स और कोर पॉइंट पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो डीमन ट्री पूरी तरह से सूख जाता है और फ्यूचर में उसके ट्रीज और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए वो फल भी तोड़ लेते हैं जिनके अंदर वो सीड्स थे। फिर फ्यूमी इन सीड्स को रिफाइन करता है और वहीं फल वो फिर विलेजर्स को बेचने को कहता है, लेकिन विलेजर्स बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो कोई भी फल नहीं लेते। वो मर्चेंट फ्यूमी को एक और टास्क देता है और उसको एक और जगह पर जाने के लिए कहता है। फ्यूमी भी उस टास्क के लिए मान जाता है। उनको एक और गांव में जाना था जहां पर एक हॉट स्प्रिंग था। फ्यूमी वहां पर जाता है और वहां का सारा टास्क और काम ख़त्म कर देता है, लेकिन वो कुछ टाइम उसी जगह पर गुजारने के लिए रेडी था, इसीलिए वो वहीं पर कुछ टाइम ठहर जाते हैं। यहाँ पर रेप्टेलिया को फाइलों से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही फ्यूमी के करीब होती जा रही थी। इसीलिए वो कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो नाउ फ्यूमी के लिए करना होगा, और इसीलिए उसको कुछ लोगों से पता चलता है कि यहाँ से कुछ फासले पर एक बर्ड का नेस्ट है जहाँ पर एक ख़ास तरह का मेटल है जो कि अगर तुम लोगों को मिल गया तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए वो फ्यूमी के लिए वो मेटल लेने के लिए जाने लगती है, मगर जो जब आधे रास्ते तक पहुँचती है तो उसको पता लगता है कि फेमो भी उसका पीछा कर रही थी और वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन वो अब उसको कुछ कह नहीं सकती थी। इसीलिए ये दोनों इकट्ठे ही उस बर्ड के नेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और भागते भागते उस जगह तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भागते हुए फेमो नीचे गिरने वाली थी मगर रेप्टेलिया उसको बचा लेती है। ये लोग नेस्ट के पास पहुंचते हैं मगर पीछे से एक राइनो मॉन्स्टर भागते हुए आता है और उस नेस्ट के ऊपर अटैक करके उस नेस्ट को ही तोड़ देता है, और अब उनको वो मेटल भी नहीं मिल सकता। इसीलिए वो उस राइनो को ही मार कर वापस उस गाँव में आ जाते हैं और उसको सेल कर देते हैं, जिसकी उसको एक हथौड़ा मिलता है और वो एक ये हैमर जाकर फ्यूमी को गिफ्ट में दे देते हैं, जिससे कि फ्यूमी को आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फ्यूमी कैसे खतरनाक ड्रैगन से फाइट करता है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना।